जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड in electricity and magnetism for semester second. So let us start. What is field? Electric fields, source charge, test charge. Electric field are the electric field intensity and its relation with diagram explanation. After that we will discuss electric field due to a point charge, dipole moment, and in last we will discuss the electric field intensity due to a dipole moment. Okay, so let us start. That is, first of all, electric field. What is electric field? Actually we have learned in the previous classes, second year, the electric field definition is given there, but we will discuss here. The space or the region around a charge within which an other charge experience a force. The force may be attraction or repulsion, is called the electric field and it is noted by E. तो इसको मैं कुछ इस तरह से समझाता हूँ कि हमारे पास सपोज दैट कि कोई चार्ज है, उस चार्ज के जो इर्द गिर्द फील्ड बनेगी, लेट अस कंसीडर वी हैव अ चार्ज, हमारे पास कोई चार्ज है और उस चार्ज के इर्द गिर्द जो है कोई ना कोई फील्ड बनेगी, और वो फील्ड क्या होगी उसको देख लेते हैं हम लोग। लाइक दैट कि हमारे पास जो है, यस, लेट अस कंसीडर वी हैव अ चार्ज लाइक पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के जो बेटा इर्द गिर्द जो फील्ड बन रही होगी, ये डॉटेड लाइन से मैं जो फील्ड ज़ाहिर कर रहा हूँ, जैसे कि आपको ये डायग्राम में भी नज़र आ रही है डायग्राम में, तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं हमारे पास ये सारी क्या हैं, ये फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द हमने कोई भी फील्ड जनरेट की हुई है। अब पॉजिटिव चार्ज को हम डॉट्स के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि फील्ड ऑफ लाइंस के अगर करीब करीब जाएँ, अगर हम इस चार्ज के करीब करीब देखें तो यहाँ पर चार्ज जो डॉट्स हैं जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ वो उनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही मैं दूर जाता हूँ तो ये डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या आ चुका होता है, ज़्यादा। इट मीन्स टू से दैट कि चार्ज के करीब जो है फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूर क्या है, वीक होती जा रही होती है। ये वो एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी पंखे के करीब बैठेंगे तो हवा तेज़ आएगी, अगर दूर जाएंगे तो हवा क्या आती जाएगी, हमें कम होती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जो कूलम्स लॉ में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अच्छा, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना है तो वो आप पे पढ़ चुके हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, ठीक है। तो उसमें कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी दिया हुआ है, एक बार उसको देख लीजिएगा। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ऑफ लाइन आउटवर्ड्स होती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करूँ इसको मैं, तो वो आउटवर्ड होती हैं, ठीक है, उनके दरमियान स्पेस होती है। और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी फील्ड ऑफ लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। अब ये फील्ड ऑफ लाइंस इनवर्ड हैं नेगेटिव की और पॉजिटिव की क्या है, आउटवर्ड है। एक्चुअली बात ये है कि हमारे पास ये जो हम आउटवर्ड लाइंस लेते हैं, ये क्यों लेते हैं, असल में हमारे पास यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मौजूद होता है क्यू नॉट, जो ऑलवेज पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं। वैसे नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये यही पॉजिटिव चार्ज है, यही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इनके दरमियान फोर्स और रिपल्शन होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव लेता हूँ तो ये वाला चार्ज, इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो ये नेगेटिव वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अक्सर बुक्स में ना ये दिखाई नहीं होती बात, ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि ये बाहर क्यों है और ये अंदर क्यों है, तो इसकी रीज़न ये है। तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब ये जो हमारे पास चार्ज है ये वाला, इस चार्ज को आप सोर्स चार्ज भी कहते हैं। सोर्स चार्ज क्यों कहा, क्योंकि यही जनरेट कर रहा है किसको बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इसी के फील्ड में हम कोई दूसरा चार्ज रख देते हैं, सपोज दैट, जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर जो है एक और चार्ज रखा हुआ है, ये वाला, ये चार्ज रखा हुआ है, ये पी रखा हुआ है यहाँ पे, और ये सोर्स चार्ज है जिसे क्यू कहा हुआ है, इसे क्या कहा हुआ है, क्यू नॉट कहा हुआ है। तो ये क्यू और क्यू नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है जब ये इसकी फील्ड के अंदर आया हुआ है ना, अगर मैं इसे यहाँ पर रखता, बाहर रखता,
तो ये इस पे क्या करता, फोर्स ना लगाता। क्यों? क्योंकि इसके फील्ड से क्या गया हुआ है, ये बाहर गया हुआ है। लेकिन अगर ये वाला चार्ज इस फील्ड के अंदर आया हुआ है तो इट मीन्स टू से दैट ये आपस में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि डायग्राम में मैंने बताई हुई बात कि ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, और ये मेरे पास क्या है जी, ये जो डॉटेड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये जो आर है ना, ये वाला आर, ये डिस्टेंस भी है, और क्या कहेंगे इसे हम, डिस्टेंस भी यही है, और डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फिर ये आर के ऊपर क्या डाल देंगे, हम यूनिट वेक्टर डाल देंगे, जो कि आप पहले पीछे पढ़ चुके हैं। और वो आर यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, लाइक दैट। ये जो आर यूनिट वेक्टर है, ये आर यूनिट वेक्टर हमें इस चीज़ को शो कर रहा है। जी बेटा, तो आपको ये आई थिंक सो कि ये डायग्राम जो है सारी क्लियर हो गई होगी कि इस डायग्राम में क्या बातें बताई हुई, क्योंकि ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम के थ्रू ही हमने बाकी चीज़ें अपनी समझनी है। ओके, तो अब हम चलते हैं किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। अब द टेस्ट चार्ज, द क्यू नॉट, जो क्यू नॉट चार्ज होगा, इज़ यूज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आर फील्ड। टेस्ट चार्ज में पॉजिटिव और नेगेटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और टेस्ट चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपको जो नज़र आ रहा है चार्ज, ये क्यू नॉट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास। इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, वो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा, वो आपने लाजमी देखने हैं। ओके, फिर हमारे पास है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है, अब हमने इसको डिस्कस करना है। तो आपने नाइन्थ में, टेंथ में फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ है, और फर्स्ट सेकंड की फिजिक्स में भी ये बात है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चैप्टर एक बार लाजमी रीड आउट कर लीजिएगा, आपको वेरी हेल्पफुल हो जाएगा। ई इज इक्वल टू एफ और क्यू नॉट। ई इज इक्वल टू एफ और क्यू नॉट क्या है, मीन्स टू से दैट कि ये जो हमारे पास चार्ज क्यू नॉट है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इसको मैं कुछ इस तरह से बताता हूँ कि अगर हमारे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, और यहाँ पर एक चार्ज क्या पड़ा हुआ है, क्यू नॉट पड़ा हुआ है, तो ये वाला चार्ज क्यू जो है इस पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो जब इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ये E ओवर एफ क्यू नॉट क्या है, एक्चुअली हमारे पास है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इसकी वजह से उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो किसी पॉइंट मालूम कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। तो अब अगर इस पॉइंट मालूम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, अगर इस पे मालूम करेंगे तो डायरेक्शन ये होगी, अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दिया तो डायरेक्शन ये होगी, अगर यहाँ पर, तो मतलब कि फील्ड के अंदर कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली है क्या चीज़ है, आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली हमारे पास शिद्दत है, यानी कि कहाँ पर जो है फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, फील्ड के अंदर ही, बाहर नहीं, बाहर तो वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये बात थी हमारे पास। अगर हम इसका यूनिट देख लें तो हमारे पास इसका यूनिट भी आगे बताएंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है बेटा, इसका जो यूनिट है हमारे पास फार्मूला में, इज इक्वल टू एफ और क्यू नॉट, फोर्स नॉट न्यूटन होता है, चार्ज नॉट कूलम होता है, तो बन जाएगा न्यूटन पर कूलम, या फिर इसे आप एन सी की पावर -1 लिख देंगे, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ओके, तो अब हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब ये ज़रा देखें कि हमारे पास यहाँ आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ई इज इक्वल टू एफ और क्यू नॉट, जो भी समझाइए बात मैंने आपको। ये क्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, ई क्यू नॉट इज इक्वल टू एफ। ये बी इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि दो चार्जेस थे, ये देखें, ये क्योंकि ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है, इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स भी तो लग रही होगी, और वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और वो क्या पढ़ी थी हमने, एफ इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट और आर का स्क्वायर, दो चार्जेस के बिटवीन। एक चार्ज तो हो गया ना ये क्यू, और दूसरा चार्ज क्या है, क्यू नॉट। तो इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स हमने ये फाइंड आउट कर ली सी। इन्हीं, ये भी एफ है, ये भी एफ है, दोनों को क्या कर लें, कंपेयर कर लें। जैसे ही दोनों को कंपेयर करेंगे आप, कंपेयर करने के बाद आप क्या हो करेंगे कि क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन बन जाएगी, ई इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बात बताई, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, और वो क्या हो गया, ये ई इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। इस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को आप के भी तो राइट कर सकते हैं, कूलम्स लॉ में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप चीज़ थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा वो है डाइपोल। ये आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है, तो इसको ज़रा गौर समझिएगा। डाइपोल क्या चीज़ होती है, डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ होती है। एक्चुअली जो डाइपोल है उसमें कंडीशंस याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा इसको गौर से देखें, ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कंडीशन ये है कि डाइपोल के लिए दो चार्जेस होने ज़रूरी हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन हैविंग द फिक्स डिस्टेंस डी बिटवीन देम, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फिक्स। चले मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, एक ये है और एक ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये इनके दरमियान डिस्टेंस है दोनों के सेंटर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज दैट अगर ये मैं कहता हूँ कि 100 कूलम क्या है, तो ये भी किसका होना चाहिए, 100 कूलम का होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डाइपोल। डाई मीन्स टू से दैट, टू वन पोल मीन्स टू से दैट। एंड इसके एग्जांपल्स अगर आप देखें NaCl, अगर मैं कह दूं कि ये Na है और ये क्या है Cl है, तो ज़ाहिर सी बात है ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। या फिर यूँ कहते हैं H2SO4, तो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। या आप इसे यूँ कह दें H2 और ये O कह दें, तो ये क्या है, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। तो वाटर का ले लें, तो ये सारे क्या है हमारे पास पॉजिटिवली हैं और ये क्या है, नेगेटिवली आइंस है। तो इसे हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होती हैं, एक्चुअली डाइपोल मोमेंट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड डिस्प्लेसमेंट D, यानी कि दो चार्जिस के दरमियान जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है दैट इज़ नाउन एज द डाइपोल मोमेंट। P से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम, और P इज इक्वल टू क्या होगा, डाइपोल P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q/D। अगर इसका यूनिट देखेंगे तो कूलम मीटर बनेगा, क्योंकि चार्ज नोट क्या होता है, कूलम, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो याद रखना इसे सेंटीमीटर नहीं रीड करना, इसे क्या रीड करना है आपने, कूलम मीटर रीड करना है इसको आपने। ओके उसके बाद हमारे पास जो आता है क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी डायग्राम आपको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम के बगैर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो थ्योरी तो मैंने राइट की करके आपको सेंड की हुई है, बट मैं आपको यहाँ पर डायग्राम आपको समझाता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, डाइपोल मोमेंट का है हमने, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, D है। अगर ये P और R के दरमियान देखेंगे तो क्या होगा, D/2। R और इसके दरमियान देखेंगे तब भी क्या होगा, D/2। एक चार्ज है पॉजिटिव, उसकी फील्ड ऑफ लाइन आउटवर्ड है, मैंने बता दिया। ये पॉइंट Q है जहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। और दूसरा ये है नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड ऑफ लाइन क्या होती है, इनवर्ड होती हैं, पॉजिटिव की क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए ये। जी, अब ज़रा देख लें कि बेटा जहाँ जहाँ मेरा ये पॉइंटर मूव करेगा ना, वो अपने बातें गौर समझनी है। अब ज़रा गौर से देखें, ये पॉइंट Q है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जा रही है फील्ड ऑफ लाइन। अब इसके मैंने दो कंपोनेंट किए हैं इस लाइन के, ये समझे बात को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, एक कंपोनेंट इसका ये अलोंग एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट इसका ये अलोंग वाई एक्सिस। और यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल नहीं बन गई हमारे पास, ये पूरी ट्राइंगल बन गई है एक। फिर समझा रहा हूँ बात को, ये पॉइंट Q पर एक ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ऑफ लाइन थी, ये हमारे पास क्या हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, अलोंग वाई एक्सिस। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, फील्ड ऑफ लाइन इनवर्ड होगी। अब इसके फिर दो कंपोनेंट कर लें, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाला ये वाला, और एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस वाला ये वाला। तो ये और यहाँ से ये दो पॉइंट, ये दोनों क्या है आपस में, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये क्या होगा, E पॉजिटिव साइन थीटा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए था। E नेगेटिव, ये डाउनवर्ड है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, E नेगेटिव साइन थीटा इसकी वजह से। तो ये अपोजिट हैं, तो इसे क्या कर दें, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन दोनों के जो कॉस थीटा वाले हैं, यानी कि ये E नेगेटिव वाला है और ये E पॉजिटिव वाला है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये दूसरे की हेल्प आउट करेंगे। तो इसलिए याद रखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात राइट की हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो दो डॉटेड दो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ये E पॉजिटिव साइन कॉस थीटा और E नेगेटिव कॉस थीटा दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। अब मैंने क्या करना है, कंबाइन लेना है इन दोनों का, इन्हीं दोनों को लेकर यूज़ करना है। तो ज़ाहिर सी बात है इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, E पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस E नेगेटिव कॉस थीटा, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो इसलिए मैं राइट कर सकता हूँ E नेगेटिव की जगह पे E पॉजिटिव। अब ये दोनों कंबाइन किया तो क्या बन गया, 2E कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब यहाँ पर आपको पता है कि E की वैल्यू आप प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q और R का स्केयर इंटू कॉस थीटा, ये सेम हेयर। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 1/4πε0 की जगह पे K पुट कर दें आप। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, जो ट्राइंगल में दी हुई गिवन है, जो मैंने बताई हुई है बात, ये ट्राइंगल में दी हुई है, PR और ये Q, ये जो ट्राइंगल में शेडेड कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल से आपने क्या निकालना है, कॉस थीटा।
कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, d/2 इंटू आर, क्योंकि क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ओके, तो और उसके बाद आपने फिर यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस तो क्या है, d/2 है, और ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर वो क्या है, z है। तो वही तो इक्वेशन पुट की हुई है मैंने, देखें यहाँ पर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस d/2 होल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। जब इसका स्केयर खत्म करेंगे ना तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, इसलिए इस इक्वेशन को नंबर ए पुट किया हुआ है। इसे गौर से देख लें इस इक्वेशन को, ये आगे बड़ी यूज़ होनी है इक्वेशन, यही वाली ये इक्वेशन ये यूज़ होनी है। तो बेटा 2 वैसे का वैसे आएगा, 1/4 पाई की जगह पे के पुट कर दिया मैंने, क्यू और आर की जगह पे सेम है, और कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया है, d/2 इंटू आर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर और ये आर का क्यूब बन जाएगा। तो सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं हम के क्यू डी और आर का क्यूब। अब ये जो क्यू डी है, याद है पीछे डायपोल मोमेंट पड़ा था, यहाँ पर क्या पुट कर दें, पी पुट कर दें। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, के पी ओवर आर का क्यूब। अब यहाँ पर आर की यही वाली वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर खत्म करेंगे, जो मैंने आगे समझाई हुई है बात आपको। ये देखें यहाँ पर ज़रा गौर करके देखें, ये मैंने बात बताई हुई है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फ्रॉम फिग। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम फिग। तो अब ये आर स्क्वायर खत्म करेंगे 1/2। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर क्या दिया होता है पीछे इक्वेशन में, पीछे इक्वेशन में आपको वैल्यू क्या दी हुई थी, पीछे इक्वेशन में आपको वैल्यू दी हुई थी आर का क्यूब, तो 3/2 था। तो इसका मतलब यही यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने जो समझने वाली है वो क्या है, वो ये है, जी वो समझने वाली बेटा यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर अब आपने क्या करना है, व्हेन, यहाँ पर कंडीशन आ गई, व्हेन z इज़ ग्रेटर देन d। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, इस कहने का मतलब ये है कि z की जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर है। यहाँ पर जो आपको पॉइंट समझाने वाली बात है वो ये, यहाँ पर ये बात समझाने वाली है कि ये जो हमारे पास z है ना, ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट अब यहाँ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब अगर इसी ये जो पॉइंट था ये वाला, इसको मैं बहुत ज़्यादा दूर कर दूँ, यानी बहुत ज़्यादा दूर ले जाऊँ, और ये डिस्टेंस क्या है, ये तो वैसे ही वेरी स्मॉल था लेकिन और फिक्स था, ये आपको पहले बात बता चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पर क्या 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 कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर हम कंडीशन ये अप्लाई करेंगे, z इज़ ग्रेटर देन d। जब z इज़ ग्रेटर देन d पुट करेंगे तो फिर अब इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इसी को सॉल्व करेंगे, z स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर 4 3/2। अब ये 3/2 इसका अलहदा कर देना, इसका अलहदा कर देना, देखें इसका अलहदा कर दिया है, ठीक है। इसमें से मैंने क्या ले लिया है, जेड स्क्वायर कॉमन लिया है। जैसे ही जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा, अभी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिवाइड, जेड स्क्वायर बाहर आ गया, पावर को अलग अलग कर दिए मैंने। अब इसी के ऊपर बेटा आपने क्या करना है, अब ये पावर क्या आई 3/2, हाँ अगर ये क्यूब होता तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये पावर आई हुई है, देखें ज़रा रेशो में आई हुई है, फ्रैक्शन में आई हुई है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए बायनोमल थ्योरम, और बायनोमल थ्योरम मैंने फिर यहाँ पे राइट किया हुआ है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, 1 + x की पावर n, 1 + nx + n इंटू n - 1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो पावर होगी वो n 3/2, x क्या है, ये सारी वैल्यू x की है। तो बायनोमल थ्योरम में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने, जैसे ये z क्यूब चलता रहेगा, साथ ये z क्यूब चल रहा था ये वाला, तो जेड क्यूब ऐसे चलेगा, 1 + n इंटू एक्स प्लस n इंटू n - 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्स की वैल्यू थी ना डी स्क्वायर और 4, तो हायर पावर को क्या कर देंगे हम, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है हायर पावर के साथ, हमारी पावर तो कितनी है, स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे ये 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, तो वो तो वेरी स्मॉल वैल्यू हो जाएंगी, उसे हमें वैसे ही नहीं चाहिए स्मॉल वैल्यू। तो अब आप नई क्वेश्चन क्या बन जाएगी, z की पावर 3 + 3/2 जेड स्क्वायर ओवर 4 जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है, ये जो z स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर और जेड स्क्वायर है ये निगलेक्ट हो जाएगा। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि निगलेक्ट कैसे हुआ, ये मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ कि डी स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 0, क्यों 0 हुई है बात बताई भी हुई है, d इज़ लेस देन z, मत या यूँ भी कह सकते हैं z इज़ ग्रेटर देन d। जो मैंने आपको पीछे अभी बात बताई है मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि ये पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस जो है अब बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया है, यानी z की वैल्यू ग्रेटर है और d की वैल्यू स्मॉल है। तो आपको पता है
कि डिनोमिनेटर में जब वैल्यू ग्रेटर हो जाए और 4 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो मज़ीद ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू, और डी के लिए तो वेरी स्मॉल होती है, डेफिनेशन में बात बताई हुई है, फिक्स्ड डिस्टेंस, स्मॉल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, आंसर क्या बच जाएगा अकेला 1, तो z का क्यूब क्या हो जाएगा 1। इसी इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 6 में पुट कर दें, z क्यूब को जैसे इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे आप, यानी इस इक्वेशन में, इसी को सॉल्व किया था ना हमने, जेड स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर 4, इसी को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो नया फार्मूला क्या आ जाएगा, पी ओवर के की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 और जेड का क्यूब, क्योंकि आप ये पीछे पढ़ चुके हैं, बार बार बताया मैंने आपको, के इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इज़ एंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।